नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। मैथमेटिक्स में पिछले दो कालांश में हमने कोणों के प्रकार और त्रिभुज के प्रकार के बारे में अध्ययन किया और आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस त्रिक क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो कि गणित की एक महत्वपूर्ण प्रमेय है और विशेषकर ये जो है पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ हुए हैं यूनान के, जिन्होंने 500 ईसा पूर्व 500 BC में ये एक प्रमेय दी थी गणित के क्षेत्र में। जो समकोण त्रिभुज होता है, आप जानते हो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके एक कोण जिसका 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में जो तीन जो भुजाएं हैं इनके भिन्न भिन्न नाम है। इस भुजा को आधार कहा जाता है। ये जो 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा है इसका नाम है कर्ण और इस भुजा का नाम है लंब। इन तीनों भुजाओं के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध पाइथागोरस ने दिया है। क्या संबंध है इन तीनों के मध्य? इन तीनों के मध्य एक संबंध है कि ये जो कर्ण जो भुजा है, जो इस समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, भुजा कर्ण का यदि वर्ग कर दिया जाए तो शेष दोनों भुजाएं आधार एवं लंब के वर्गों के योग के बराबर होती है। यही पाइथागोरस ने एक महत्वपूर्ण प्रमेय थी जो त्रिकोणमिति में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है विशेषकर। तो यहाँ हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार एवं लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये संबंध पाइथागोरस साहब ने दिया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा है उसका वर्ग आधार एवं लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस कर्ण भुजा का वर्ग आधार एवं लंब भुजा के वर्गों का योग उसके बराबर होता है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये है पाइथागोरस महोदय की प्रमेय। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसको स्थापित करके देखते हैं यहाँ कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए जैसे यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया है समकोण त्रिभुज का। इस त्रिभुज की तीन जो भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं की अगर हम माप लें तो मान लीजिए जैसे ये भुजा है, इसकी माप है 5 सेंटीमीटर, इस भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर और इस भुजा की माप है 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं को अपन वर्ग करते हैं इनका। जैसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा का अगर हम वर्ग कर दें, वर्ग एक ज्यामितीय आकृति होती है गणित में
जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर ये भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की हम एक भुजा यहाँ खींच करके इसको जो है 3 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर दें तो ये जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर 9 वर्ग बन गए। तो इसका वर्ग हुआ 9, 3 × 3 बराबर 9। इसी प्रकार यहाँ जो ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक अगर वर्ग बना दिया जाए तो ये जो वर्ग है इसके 4 भाग कर दिया जाए, इधर भी इसके 4 भाग कर दिया जाए, तो ये कुल मिलाकर के 4 × 4 = 16। जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसको हम यहाँ 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक रेखा खींच करके इसके कुल मिलाकर के हम 5 भाग करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके कितने वर्ग होते हैं। इनको जब हम काउंट करेंगे तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी ये कुल मिलाकर के 5 × 5 बराबर 25। आधार का वर्ग 3 × 3 9, लंब का वर्ग हो गया 4 × 4 बराबर 16 और कर्ण का वर्ग हो गया 5 × 5 बराबर 25। तो अब इन दोनों का हम योग करें, इसका इसके साथ में योग करें तो 16 + 9, तो ये किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस महोदय ने बताया। इसको हम थोड़ा और एक स्थापित करते हैं। पाइथागोरस महोदय ने इसको किस तरह से स्थापित करके बताया उसको समझते हैं। इसको स्थापित करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इस समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, यहाँ ये मैं 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ। एक बार सपोज कीजिए आप, ये 90 डिग्री का कोण है और ये जो इसका कर्ण, ये भुजा सबसे लंबी भुजा, ये कर्ण है A, B और C, इनके नामकरण कर दिए। यहाँ A B भुजा है कर्ण, AC जो भुजा है वो इसका आधार या इसका लंब, और C और B जो भुजा है वो उसका आधार हो गई। ये तीनों भुजाएं हैं। अब इन तीनों भुजाओं से बनकर के जो ये आकृति बनी है समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज से हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हमें दिया है क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम है ABC। ये त्रिभुज हमें दिया गया है और इस त्रिभुज की जो कोण है C, वो हमें पता है कि वो 90 डिग्री का कोण है। अब हम सिद्ध करने के लिए यहाँ एक रचना करते हैं। रचना का मतलब हम इसमें अपनी तरफ से कोई भी इसके अंदर लंब वगैरह हम डाल सकते हैं। तो यहाँ एक लंब डाल देते हैं। इस C जो कोण है इससे एक लंब इस AB भुजा के ऊपर एक लंब डाल देते हैं। और लंब का मतलब ये होता है कि ये जहां इस भुजा के ऊपर ये लंब डाला गया है, यहाँ दोनों तरफ जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये लंब का मतलब होता है। एक सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री का, और 180 डिग्री कोण के 2 बराबर भाग हो गए तो वो 90 डिग्री का है। ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के समपूरक कोण है। लंब का मतलब ये। तो यहाँ रचना में हम क्या करते हैं, यहाँ मान लिया जाए ये हमने एक बिंदु बना दिया D, तो CD एक लंब डाल दिया हमने। किसके ऊपर है ये लंब? ये है भुजा AB के ऊपर। ये हमारी रचना का मान आ गया। अब यहाँ हमने क्या किया कि पहले हमारे पास एक त्रिभुज था A, B और C। अब हमने इस एक त्रिभुज से बीच में एक लंब CD डाल करके इसके कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए।
तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ कितने त्रिभुज बन गए? अब 3 त्रिभुज बन गए। अब आप कहोगे 3 त्रिभुज कहाँ बन गए? तो देखिए, एक त्रिभुज हमारे पास बन गया ACD, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया DCB, ये हो गया, और एक ये पूरा त्रिभुज बड़ा ABC। तो कुल मिलाकर के 3 त्रिभुजों का निर्माण हो गया। अब इन 3 त्रिभुजों में हम कोई भी 2 त्रिभुज लेकर के उनकी तुलना करते हैं और फिर इस पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या थी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहां क्या है? कर्ण यहां जो इस 90 डिग्री कोण के, पहले आप त्रिभुज AB और C इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, कर्ण भुजा है AB, तो कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग। आधार भुजा इनमें, ये आधार भुजा है BC, तो यहां हम लिख देते हैं भुजा BC का वर्ग प्लस लंब है इसमें AC, भुजा AC का वर्ग। तो हमें ये सिद्ध करना है। अगर ये हमारी बात सिद्ध हो जाती है तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पाइथागोरस महोदय ने जो बात बताई थी वो पूरी तरह से इसके ऊपर लागू होती है। तो देखिए, हम सबसे पहले अब उत्पत्ति इसको सिद्ध करते हैं। इस बात को हम 2 त्रिभुज यहाँ लेते हैं। पहला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं दूसरा हम त्रिभुज ले लेते हैं ADC, ये छोटा वाला त्रिभुज ACD में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आप, अगर मैं इनको यहां अलग एक डायग्राम बना देता हूं तो ABC त्रिभुज तो ये था इस तरह का, ये त्रिभुज ABC था, A B और C, और त्रिभुज ACD ये इस तरह का डायग्राम बनेगा यहां, ये ADC। अब आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर अगर हमें इनमें 2 कोण समान दिखाई देते हैं, अगर हम ये बात सिद्ध कर देते हैं कि इनके 2 कोण बराबर है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी 2 भिन्न भिन्न त्रिभुज हैं और उनके 2 कोण आपस में समान है तो निश्चित है कि उसका तीसरा कोण भी समान होगा। अगर 2 कोण बराबर है तो ये बात निश्चित है कि तीसरा कोण भी उनका समान होगा। और जब त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के समान होते हैं तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। वो जो त्रिभुज होते हैं दोनों, वो आपस में एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होते हैं। और जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, अगर हम इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका जो कर्ण है उसका हम अनुपात निकाल लें। इसके कर्ण में इसके कर्ण का भाग लगाएं, या इसके कर्ण में इसका कर्ण का भाग लगा दें, इसके लंब में इसके लंब का भाग लगा दें, इसके आधार में इसके आधार का भाग लगा दें, तो वो मान, तीनों जो मान है वो हमेशा ही बराबर आएंगे। इन तीनों का जो अनुपात है वो सदैव बराबर आएगा। तो पहले तो हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या समरूपता है, क्या इनमें इनके कोण बराबर है। तो यहां गौर से देखिए आप कि इस त्रिभुज का जो कोण A और इस दूसरे कोण का त्रिभुज का कोण A, ये दोनों यहां देखिए आप, ये त्रिभुज ABC, तो इसका ये कोण, और जो दूसरा त्रिभुज है ADC, इसका भी ये कोण जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में काम में आ रहा है। इसको हम उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। ये जो उभयनिष्ठ कोण है ये दोनों में एक ही काम में आ रहा है, इसलिए कोण, इस त्रिभुज का A कोण और इस त्रिभुज का A कोण बराबर है। एक कोण दोनों के बराबर हो गए,
तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। फिर देखिए दूसरा, यहां पहले आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये जो सी के ऊपर जो कोण बना है ये 90 डिग्री का कोण है। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हमारे देखो दिया हुआ है कोण सी 90 डिग्री, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री है। और दूसरा ये जो त्रिभुज है, ये जो ए डी सी, इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ जो डी के ऊपर जो कोण बना है ये भी इसका 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो दूसरा कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण सी और कोण डी दोनों बराबर है। कोण सी बराबर कोण डी और दोनों का मान 90 डिग्री, समकोण है। तो ये सिद्ध हो गई कि कोण ए के बराबर है, कोण सी कोण डी के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब जो तीसरा कोण है, जो शेष बचा हुआ जो कोण है, इसका कोण नंबर बी और इसका कोण सी, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बात तय है। तो ये दोनों कोण, दो कोण बराबर होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी डी। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। समरूप का मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है, ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप है इसका मतलब तीसरा कोण भी क्या है, इसका बराबर होगा। और वो तीसरा कोण इसका है कोण बी और ये इसका कोण सी, ये भी दोनों बराबर होंगे। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी भुजाओं के जो मध्य अनुपात है वो भी इनका समान होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे इन दोनों में देखिए आप, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण इसका है ए बी, कर्ण का भाग लगा दे, इसका कर्ण कौन सा हुआ? इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी, ये इसका कर्ण हो गया ए सी। और ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे आधार का वर्ग, आधार का अनुपात हम लेते हैं। आधार इसका हो गया AD और इसका आधार हो गया AC। तो यहां इसका ले लेता हूं आधार AC और इसका आधार ले लेता हूं AD। ये दोनों बराबर हो गए। इन दो को ही हम लेते हैं यहां पे। AB इसका कर्ण है इसका, और AC जो है वो इस त्रिभुज का कर्ण है। तो AB बटा AC बराबर है इसका जो लंब है AC और इसका जो माफ कीजिए, इसका जो आधार है AC और इसका आधार है AD। ये दोनों इसके अनुपात हम ले लेते हैं। अब अगर इसको हम सरल करें तो हम क्या करें, यहाँ पे वज्र गुणा कर देते हैं। तो AP को AD से गुणा करने पर मान आ जाएगा AB गुणा AD इक्वल टू AC को AC से गुणा करने पर मान आ जाएगा AC गुणा AC, यानी AC का वर्ग। हमारे पास ये एक समीकरण बन गया है, AB इंटू AD इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम दूसरे दो त्रिभुज लेते हैं और उनकी तुलना करते हैं। तो दूसरा जो त्रिभुज है वो हम ले लेते हैं अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDB में। इन दोनों में तुलना करने पर इनके भी डायग्राम यहाँ अपन बना लेते हैं।
ये हमारा त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज हम बना लेते हैं त्रिभुज DBC। इन दोनों की तुलना करते हैं और वही संबंध हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, और इनकी समरूपता सिद्ध करने के लिए हमें इनके कोई भी दो कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में भी हम देखते हैं कि जो कोण B है वो उभयनिष्ठ कोण है। त्रिभुज ABC का ये जो कोण B है वो, और त्रिभुज DBC इसका ये कोण B, ये दोनों उभयनिष्ठ है। इस डायग्राम में आप देखिए ये जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ये कोण और CDB में भी ये कोण दोनों के काम में आ रहा है, इसलिए ये कोण B बराबर कोण B। क्यों? क्योंकि ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो एक कोण समान हो गए दोनों के। अब दूसरा कोण हम देखते हैं कि यहाँ जो कोण C था ये हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण है, और इसमें जो कोण D है वो भी 90 डिग्री का कोण है। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण D बराबर भी 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? समकोण है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण समकोण होता है उसका, इसलिए दो कोण जब बराबर हो गए तो ये त्रिभुज भी दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDB, ये दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम इनकी भुजाओं के मध्य जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो यहां पर भी हम भुजाएं ले लेते हैं। जैसे इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो भुजा है AB, और इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो है भुजा BC। तो AB बटा BC। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो हो गया, इसमें भुजा BC ये इसकी आधार हो गया, और इसमें जो भुजा DB ये इसका आधार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भुजा BC अपॉन भुजा DB, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा समान होगा, समान अनुपात होगा दोनों का। इसको हम ऊपर वाले की तरह इसको भी सरल करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो AB को जब DB से गुणा करते हैं तो मान आ जाएगा AB गुणा DB, और BC को BC से गुणा करते हैं तो मान आ जाएगा यहाँ BC स्क्वायर, BC का वर्ग, तो मान आ गया BC स्क्वायर। ये एक समीकरण हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास दो समीकरण बन गए। एक समीकरण AB इंटू AD बराबर AC स्क्वायर, और दूसरा समीकरण बन गया AB इंटू DB बराबर BC स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं, दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो मैं यहां से इसको जो है रब कर देता हूं। इन दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो देखिए ये दो समीकरण है, दोनों का हम योग कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करने पर तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ में योग कर देते हैं, राइट हैंड साइड वाले मान का राइट हैंड साइड में योग कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है AB इंटू AD प्लस AB इंटू DB, AB इंटू DB, और राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर
और BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर योग कर देते हैं। यहां आप देखिए, यहां AB और इस मान में भी AB है, यहां इस मान में और इस मान में दोनों में हम देखते हैं कि AB यहां भी है और AB यहां भी है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। AB यहां रह गया AD प्लस यहां रह गया DB बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये मान आ गया हमारे पास। अब आप एक बार इस बड़े डायग्राम को देखिए। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि भुजा ADB, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि A से B तक की जो भुजा है AB, ये किसके बराबर होगी? ये भुजा AD प्लस भुजा DB के बराबर होगी। तो इसको हम कह सकते हैं भुजा AD प्लस भुजा DB। ये यहां से आपके समझ में आ रहा है कि AB और इसका मान AD प्लस DB के बराबर होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कोष्टक के अंदर AD प्लस DB, ये मान है AD प्लस DB, और यहां से इस समीकरण से हम जो है AD प्लस DB के स्थान पर AB लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये मान आ जाएगा AB इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, AB लिख देता हूं, और यहां का मान है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इंटू AB दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो मान आ जाता है हमारे पास AB स्क्वायर प्लस इधर रह गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मान आ गया। अब आप इससे तुलना कीजिए, इसका AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, AB का जो वर्ग है वो AC के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर है। AB यहां क्या है? AB है इसका कर्ण, तो कर्ण का वर्ग प्लस AC भुजा, ये A से लेकर के C तक की ये भुजा मान लिया इसका है लंब, ये लंब का वर्ग प्लस BC, ये जो भुजा है BC, ये इसका आधार का वर्ग। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस प्रक्रिया से हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके देखा, और इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं, आधार, लंब एवं कर्ण, उन तीन भुजाओं में से अगर कोई भी दो भुजा की जानकारी हमें हो, दो भुजा का मान हमारे पास हो, तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ कि किस तरह से हम कौन सा सूत्र लगाएं कि तीनों भुजाओं में से दो भुजा की जानकारी होने पर, मान होने पर अपन तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ कर्ण का हमें मान ज्ञात करना है तो हम इसका क्या कर देते हैं, कर्ण का वर्ग प्लस बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करें, इसका वर्गमूल कर दें। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका भी हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। इसके वर्गमूल से ये वर्ग क्रॉस हो जाएगा, तो ये रह गया कर्ण। अगर कर्ण का मान ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। इसी प्रकार अगर हमें आधार का मान ज्ञात करना है तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि कर्ण का वर्ग
और आधार का वर्ग याद करना, तो लंब के वर्ग का हम पक्षांतरण कर देते हैं, वो इधर प्लस का था, यहाँ हो जाएगा माइनस। लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, फिर इसका वर्गमूल कर देते हैं, तो इसका भी वर्गमूल कर देते हैं, इसके वर्गमूल से ये वर्ग कट गया, तो ये हो गया हमारे पास कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार। और ठीक इसी प्रकार अगर लंब ज्ञात करना है तो लंब का मान हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल बराबर लंब। तो ये 3, 1, 2 और 3, इन तीनों सूत्रों के आधार पर हम इनकी सहायता से किसी भी त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से अगर 2 भुजाओं के माप हमारे पास हो तो तीसरी भुजा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पाइथागोरस प्रमेय आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।